सबसे पहले नमस्ते आप सभी को। कल मैंने बताया था आपको, प्रेसिडेंट के बारे में बताया था। ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट का मैंने क्लास नोट्स जो भी था वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसा आप देखते हैं मैं नोट्स में काफ़ी शॉर्ट करके देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के व्यू से वो नोट्स तैयार करता हूँ और काफ़ी शॉर्ट करके देता हूँ कि हाँ आप एक बार में पढ़े और वो आपके ध्यान में रहे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उतना ही लिखता हूँ। तो सॉर्ट करते 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 कहीं ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाए। इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज लूसेंट का जनरल नॉलेज का बुक आता है, लूसेंट का जीके का, उससे आप पॉलिटी जरूर पढ़ें। अदरवाइज सिंगल या और जो आपका बुक एक आता है सिंगल का और यूनिवर्सल का, वो भी काफी है। लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो एक बार आप लूसेंट का जो बुक आता है उससे पॉलिटी आप कम से कम 2 से 3 बार उसे जरूर पढ़ें। ताकि अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि हाँ ठीक है चलो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी अगर कभी क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी अंदर से आ गया तो आपका क्वेश्चन छूट ना जाए। आप सोचिए कि अरे मैंने तो सारा टॉपिक कवर किया हुआ है, फिर मेरा क्वेश्चन कैसे छूटने लगा। सबसे पहली बात ये है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें। कम से कम आप 5 साल का तो करें ही करें, और अगर टाइम हो तो आप 10 साल का प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, ताकि आपको ये पता चल पाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन के पैटर्न चेंज होते हैं। और खास करके 2018 के बाद 19 का पैटर्न जब एनटीए ने एग्जाम कराया तो काफी चेंज हुआ। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़े। और मैं थोड़ा सा डीप में पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि हो सकता है कि हाँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ इतना डीप में इस आर्टिकल में जाए क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हो सकता है एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रही है, कब तक इजी क्वेश्चन पूछेगा, कब तक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो हो सकता है जैसे अदर एग्जाम में क्या होता है कि कुछ बदलता तो है नहीं, आर्टिकल वही रहता है। आप यूपीएससी का भी एग्जाम दीजिएगा तो आर्टिकल वही रहता है, बस होता ये है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है वो काफी स्टैंडर्ड कर सकते हैं या हाई कह सकते हैं कर दिया जाता है। जो कि सिंपली नॉर्मली अगर किसी ने एक लाइन में पढ़ा है तो उसे लगेगा अच्छा ये क्या है, इसका तो आंसर पता नहीं क्या होगा। तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़े। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो पढ़ ले और उसके बाद आप सेटिस्फाई हो जाए कि मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। यही कुछ बातें जो आपसे शेयर करनी थी। और बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें जिससे कि रिजल्ट आपका फाइनल हो पाए। तो फिर मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट किया है। हाँ लक्ष्मीकांत इनफ है। लक्ष्मीकांत में आयुष जी आपको सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने, सॉरी सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। मैंने बोला भी था मैं लक्ष्मीकांत का कुछ दिनों में दे दूंगा आपको। जैसे जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है लिस्ट के मैं वैसे एक बार बोल भी देता हूँ ताकि सारे लोग सुन लेंगे। लक्ष्मीकांत में जैसे आप प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद आप एक बार मेकिंग पढ़े, उसका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर वो पढ़ ले। फिर आपको मैं ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी कर दूंगा, इसलिए कोई नोट कर रहा हो तो ठीक है, नहीं तो नोट करने के लिए परेशान मत होइएगा। उसके बाद आपको सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सब बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब आप पढ़ लीजिए, इतना काफी है आपके लिए। और एक आप फंडामेंटल राइट जरूर पढ़ लीजिए। फंडामेंटल राइट तो वैसे उसमें काफी डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेंगे तो अगर थोड़ा बहुत डीपली क्वेश्चन आता है तो आप कवर कर पाएंगे। ओके। एपी भारद्वाज, एपी भारद्वाज अगर किसी बुक का नाम होगा तो सॉरी, एपी भारद्वाज बुक के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी एम लक्ष्मीकांत काफी स्टैंडर्ड बुक है जिसे सारे लोग फॉलो करते ही करते हैं। एम लक्ष्मीकांत ऐसी बुक है कि हर पॉलिटी पढ़ने वाला बच्चा उसे पहले से पढ़ चुका होता है। ओके। अच्छा शशांक जी, हेलो। जी सर। शशांक जी मैं एक बार स्क्रीन शेयर जो करता हूँ, ठीक है, तो जी मैंने देखा था कि यूट्यूब वाले वीडियो में वो काफी छोटा दिखता है। तो मैं एक बार ऐसा करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके स्क्रीन रोटेट करता हूँ, आप मुझे देख के बताइएगा कि वो हाँ, थोड़ा उसको बड़ा आप दिख जूम रहा है। कर, हेलो, हाँ उसको जूम किया करो अपने फोन में तो फिर वो स्क्रीन पर पूरा दिखेगा। हाँ, मैं एक बार रोटेट करके स्क्रीन देखता हूँ, आप एक बार जैसा देख के बताइएगा ना मुझे कि वो वैसे पूरे स्क्रीन पे आ रहा है या फिर क्या हो रहा है। जी भैया। ओके। हाँ अभी जैसे कि रोटेट करने पे ये पूरे स्क्रीन पे कवर हो रहा है। हाँ हाँ भैया, पूरे पे कवर हो रहा है, ये पूरा दिख रहा है। अभी अभी ये प्रॉपर आ रहा है ना। जी भैया, जी भैया, ये ज्यादा अच्छा अच्छा आइडिया है। अच्छा। हाँ फिर आज से मैं ऐसे ही कर दूंगा। जी भैया। ओके।
हम्म। हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि आज हम सबसे पहले करेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सॉरी, प्रेसिडेंट तो हो चुका है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में और काउंसिल मिनिस्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके। वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट में ये होता है कि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था प्रेसिडेंट के बारे में, कि प्रेसिडेंट में जो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो वोट करते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है और प्रेसिडेंट में क्या था, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि कल का भी रिवाइज हो। प्रेसिडेंट के केस में क्या था कि प्रेसिडेंट के केस में जो स्टेट असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो भी वोट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं होगा। वाइस प्रेसिडेंट के केस में स्टेट असेंबली की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। उसके बाद फिर आपको जो जो भी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, उसमें क्या था कि जब वोट करने की बारी आती थी प्रेसिडेंट में, तो फिर वहां क्या था कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों लोग वोट करते थे, लेकिन सॉरी, सिर्फ इलेक्टेड लोग वोट करते थे। इम्पीचमेंट के टाइम इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों शामिल होते थे। लेकिन जब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट में क्या है, राज्यसभा के भी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर और लोकसभा के भी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर दोनों लोग इंक्लूड होंगे। और अगर बात की जाए वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का, जैसे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का एक प्रॉपर अलग से आर्टिकल है, तो वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का ऐसा कोई अलग से प्रॉपर आर्टिकल नहीं है। दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल 67 है, एक 71 है। दोनों में कुछ कुछ बातें हैं उनके रिमूवल को लेकर। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो मैंने अभी टर्म यूज किया इम्पीचमेंट, तो ये टर्म वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जब भी बात की जाए तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए ना ही ऐसा कोई इम्पीचमेंट के लिए अलग से आर्टिकल है, ना ही वाइस प्रेसिडेंट का जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है तो वैसे वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट को कि जब भी रिमूवल, तो उसके लिए सबसे पहले लोकसभा में रिजोल्यूशन लाके वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। सॉरी, नॉट ओनली लोकसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ। सबसे पहले राज्यसभा में आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है। राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं, मैंने बताया था। तो सबसे पहले राज्यसभा में रिजोल्यूशन लाया जाता है। उसके बाद जब भी आप कोई भी बुक पढ़िएगा, जैसे मैंने लक्ष्मीकांत बताया, या फिर कोई भी बुक आप पढ़िएगा, तो वहां ये लिखा होता है कि बाई पासिंग ए रेजोल्यूशन इन राज्यसभा एंड एग्रीड बाई लोकसभा। तो एग्रीड बाई लोकसभा का मतलब क्या होता है? तो एग्रीड बाई लोकसभा का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ सिर्फ कैसे भी करके एग्रीड कर। एग्रीड बाई लोकसभा का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट के बारे में या फिर किसी बिल को पास करने के बारे में कि तीन तरह की मेजोरिटी होती है। एक सिंपल मेजोरिटी होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी होती है और एक होती है स्पेशल मेजोरिटी जिसमें कि स्टेट असेंबली भी इंक्लूड होते हैं। ओके। तो अब हम आते हैं कि जब वाइस प्रेसिडेंट को हटाना होगा तो कैसे हटाया जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का यह है कि सबसे पहले जो रिजोल्यूशन लाया जाएगा, तो उसमें आपको चूंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, तो सबसे पहले राज्यसभा में यह किया जाएगा कि उनको 2/3 मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास करना पड़ेगा, उनके रिमूवल का जो भी बिल होगा। ठीक है। और उसके बाद जब वो लोकसभा में आएगा, तो लोकसभा में जो मैंने बताया टर्म की बहुत सारे बुक में लिखा होता है वनली एग्रीड बाई लोकसभा। तो वनली एग्रीड बाई का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हाँ लोकसभा से बस से कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होगी या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो साइन कर, नहीं। एग्रीड बाई लोकसभा का मतलब ये होता है कि लोकसभा में भी वो बिल आएगा, लेकिन वो सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा। ठीक है। सिंपल मेजोरिटी क्या है, मैंने बताया था कि सिंपल मेजोरिटी वो है जिसमें सिर्फ 10% से ज्यादा लोग प्रेजेंट होने चाहिए, वोट करने चाहिए। तो लोकसभा में क्या होगा कि वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल का बिल आएगा उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा। बस यही कुछ बातें हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। उसके बाद मैं अभी पीडीएफ में चलूंगा, उसमें डिटेल में एक एक पॉइंट वाइज भी हम देखते चलेंगे। उसके बाद फिर आपको प्राइम मिनिस्टर से तो वैसा कोई खास क्वेश्चन पूछता नहीं है। चलिए आते हैं, अब हम पीडीएफ की तरफ ही चलते हैं। स्क्रीन प्रॉपर आ रहा है? जी भैया,
करिए। ओके ओके ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट का, जैसे कि प्रेसिडेंट का भी आर्टिकल था कुछ कुछ। तो सबसे पहले तो आप जब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के केस में जाइएगा तो उन लोग का ऐसा कुछ अलग से कुछ खास आर्टिकल नहीं होता, बस 2-4 आर्टिकल होते हैं। लेकिन आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल याद करने होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसलिए आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल जरूर से जरूर याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 63 है। ओके, प्रेसिडेंट का क्या था? प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 था। जब क्लासेज खत्म हो जाएंगी तो मैं कुछ ट्रिक्स बताने का कोशिश करूंगा, अगर टाइम रहा तो, कि कैसे कैसे आप आर्टिकल को याद करें। या फिर ऐसे भी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा तो बहुत सारे ट्रिक मिल जाते हैं कि हमें कैसे आर्टिकल याद रखने हैं फंडामेंटल राइट के, या फिर प्रेसिडेंट के, या वाइस प्रेसिडेंट के। तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे भी ट्रिक सर्च कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो उसके बाद आते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये तो पता ही है सभी को। उसके बाद एज जो है 35 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ एक चीज चेंज हुआ है, जो कि प्रेसिडेंट में होता है, ही या सी शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने राज्यसभा में बैठते हैं, ही जस्ट लाइक, जैसे कि लोकसभा में स्पीकर होते हैं, ठीक वैसे ही जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो ऐसे तो जब भी प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होता है तब एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, नहीं तो अदर डेज में उनका मेन ड्यूटी जो है वो, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो राज्यसभा के स्पीकर है। ऐसे ऑफिशियली उनको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोला जाता है, ठीक है। तो ठीक जैसे जैसे लोकसभा में स्पीकर की ड्यूटी होती है, वैसे ही राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी होती है। तो ही या सी शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, क्या है? ही या सी शुड नॉट बी होल्डिंग एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। शुड नॉट बी होल्डिंग एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट का मतलब कल मैंने बताया था, आज फिर से बता दे रहा हूँ कि नॉट होल्ड पोस्ट ऑफ प्रॉफिट वो आता है जैसे कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या फिर कोई भी ऐसा प्रॉफिटेबल पोस्ट जो है उसके चार्ज में आप नहीं रह सकते हैं। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं तो आपको वहां से रिजाइन करना ही करना है। लेकिन हाँ, अगर आप मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, एमएलसी हैं तो ये सब नॉन प्रॉफिटेबल पोस्ट में आते हैं। ओके, उसके बाद फिर हम आते हैं इनके इलेक्शन पे। तो इनके इलेक्शन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 66 है। उसके बाद इनके इलेक्टोरल कॉलेज में मैंने भी बताया ही था कि मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। उसके बाद फिर आते हैं स्टेट असेंबलीज। स्टेट असेंबलीज में जो है यहाँ पे मैंने लिख रखा है, स्टेट असेंबलीज इलेक्टेड ओनली इन केस ऑफ प्रेसिडेंट नॉट इन वाइस प्रेसिडेंट। कि जो स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन में, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के केस में होते हैं। तो एक यहाँ से भी काफी बार लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछता है कि हाँ, आपको पूछ सकता है कि इलेक्टेड स्टेट असेंबलीज के मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के केस में इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट, ये सॉरी, प्रेसिडेंट के केस में इन्वॉल्व होंगे, वाइस प्रेसिडेंट में नहीं इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद फिर बात आती है इनके रिमूवल की। तो रिमूवल का ये तो पता ही है, आप जब बुक में जाइएगा तो बहुत सारे टर्म लिखे हुए हैं, रेजिग्नेशन, डेथ। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि हाँ, कोई रेजिग्नेशन देके चाहे तो हट सकता है, किसी का डेथ हो जाएगा तो हट सकता है। तो मेन हमें क्या देखना है, और एक तीसरा है कि कंप्लीशन ऑफ टेन्योर होगा, अगर टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो हट सकता है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि कब कब हट सकता है। अब बात आती है कि जैसे हमने प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट पढ़ा था कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ओनली इन केस ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है वो वाइस प्रेसिडेंट के केस में नहीं होगा। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी एंड एग्रीड बाय लोकसभा सिंपल मेजोरिटी। वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्हें राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा और फिर राज्यसभा के बाद लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, जब भी चाहा जाए हटाया जा सकता है। और एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अभी आप थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तो जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो अगर बीच में कोई मिनिस्टर हटता भी है, कोई मिनिस्टर बनता भी है, तो वो क्या होता है कि जब सरकार खत्म होती है तो फिर वो मिनिस्टर हट जाते हैं, उनका पोस्ट भी डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में ये होता है कि जब तक उस इम्पीचमेंट ना किया जाए या फिर जब तक उस अगेंस्ट रिजोल्यूशन ला के ना हटाया जाए, तो वो चाहे जिस भी डेट पे ऑफिस में इंटर करे, उससे ठीक 5 साल बाद ही वो
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ही वो ऑफिस खाली करेगा। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखना होगा कि इसका सरकार के आने और जाने से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कोई रिलेशन नहीं होता है। जब उसका 5 साल पूरा होगा तभी सिर्फ वो ऑफिस खाली करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आते हैं बिफोर स्टार्टिंग द इम्पीचमेंट प्रोसेस 14 डेज गिवन टू वाइस प्रेसिडेंट फॉर डिफेंडिंग हिमसेल्फ। मैंने कल भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें कि किसी के अगेंस्ट भी इम्पीचमेंट स्टार्ट करने से पहले या फिर उसको हटाने से पहले 14 दिन का टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पे इम्पीचमेंट या रिमूवल वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट को दिया जाता है वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी 14 दिन का समय इन्हें दिया जाता है। आगे आप और भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा और कौन कौन से पोस्ट है जिसमें प्रायर नोटिस देने के बाद ही उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। जैसे कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में पढ़ेंगे या फिर हाई कोर्ट के जजेस के बारे में, तो उनके केस में क्या होता है कि उनके केस में भी प्रॉपर लोकसभा राज्यसभा से बिल पास कराया जाता है बाई स्पेशल मेजोरिटी, और तब जाके उनका रिमूवल होता है। ठीक है, तो उन्हें भी नोटिस दिया जाता है। उसके बाद आते हैं पावर एंड फंक्शन। तो जैसे कि प्रेसिडेंट की तो बहुत सारे पावर थे, बहुत सारी फंक्शन थी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के सिर्फ 2 ही पावर है, जो कि एक मैं बता चुका हूँ, और एक एक्सेस प्रेसिडेंट, ये तो सबको पता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ही पूछता है कि अगर वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करते तो कितने टाइम के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही एज ए प्रेसिडेंट मैक्सिमम रह सकते हैं। हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग 6 महीने के अंदर हमें कैसे भी हर हाल में चुनाव करवाना होता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है उसको फिल करना होता है। 6 महीने से ज्यादा एक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम नहीं करेगा। पहला पावर एंड फंक्शन क्या है इसका, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सिमिलर टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, और ठीक वैसे ही जैसा कि लोकसभा में होता है। उसके बाद आते हैं सैलरी। मैंने प्रेसिडेंट के सैलरी का जिक्र नहीं किया, आगे प्राइम मिनिस्टर की सैलरी का भी जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन स्पेशली यहाँ पे मैंने वाइस प्रेसिडेंट के सैलरी का जिक्र क्यों किया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी से भी रिलेटेड कभी कभी किसी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि वो जो सैलरी उठाते हैं, जो सैलरी लेते हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन की जो सैलरी होती है वो वही सैलरी लेते हैं। अब बात आई कि ऐसा क्यों, वो वाइस प्रेसिडेंट है तो हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट में कुछ ज्यादा सैलरी होगा, तो फिर वो राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी क्यों लेते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्पेशली वाइस प्रेसिडेंट के सैलरी का कोई जिक्र नहीं किया गया है, उसका कोई मेंशन नहीं है। तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन की ही सैलरी और जो भी इमोलमेंट्स वगैरह होते हैं वही लेते हैं। ठीक है, तो एक इनके सैलरी से भी क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इनके सैलरी के बारे में यहाँ पे अलग से मैंने मेंशन किया है, ये आप ध्यान रखेंगे इनके सैलरी का। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कल वाले मैंने सारे आर्टिकल डाले थे, लेकिन आज वाले में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मैंने कुछ कुछ आर्टिकल हटा दिए, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको ही मैंने रखा है, सारे आर्टिकल नहीं लिखे हैं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूज ना होना पड़े। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल। सबसे पहले आर्टिकल 63 है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे प्रेसिडेंट का आर्टिकल था वैसे ही इनका भी आर्टिकल है, लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर वगैरह पे आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर का ऐसा कुछ स्पेसिफिक अलग से कोई आर्टिकल नहीं है प्राइम मिनिस्टर का या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उन सबों का बस नॉर्मली किसी किसी आर्टिकल में कहीं कहीं मेंशन किया हुआ है। अभी हम थोड़ी देर में उस पर भी आएंगे। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 63, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर इनका दूसरा आर्टिकल है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 64 हमें बताता है कि हाँ वो चेयरमैन होंगे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं आपको राज्यसभा को, एग्जाम में कोई भी टर्म यूज कर सकता है। ओके, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। राज्यसभा को हम क्या क्या बोलते हैं, राज्यसभा को एक तो हम राज्यसभा बोलते हैं, दूसरा हम अपर हाउस बोलते हैं, तीसरा हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसलिए बोलते हैं जो आप राज्यसभा के मेंबर का कैसे कैसे इलेक्शन होता है, कौन कौन लोग वोट करते हैं, तो उसमें पढ़िएगा तो पता चलेगा। राज्यसभा के मेंबर में स्टेट असेंबली के जो एमएलए होते हैं वो लोग वोट करते हैं। तो और सारे स्टेट के जो भी स्टेट असेंबलीज के मेंबर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हम राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। और एक और पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा लोकसभा होता है, तो लोकसभा को हम पीपुल्स हाउस ही बोलते हैं। पीपुल्स हाउस क्यों बोलते हैं, तो लोकसभा को हम पीपुल्स हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे जो मेंबर आते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। लोकसभा में जितने भी एमपी होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा
इलेक्शन होता है और वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी इनडायरेक्ट होता है, आपको राज्यसभा के भी मेंबर्स का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, लेकिन लोकसभा को पीपुल्स हाउस भी बोलते हैं। तो ये भी हो सकता है कि एग्जाम में ये भी टर्म यूज कर दिया जाए, पीपुल्स हाउस। तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ ये तो लोकसभा राज्यसभा में जानता हूँ, ये पीपुल्स हाउस क्या होता है, या फिर मैंने तो राज्यसभा पढ़ा था, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होता है। तो ये काफी बेसिक बेसिक टर्म है, लेकिन फिर भी जो लोग बिल्कुल नए होंगे उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 65। तो आर्टिकल 65 क्या कहता है? द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 65 हमारा ये कहता है कि सिंपल सी बात है कि वही जो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, तो वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो वो आर्टिकल 65 में दिया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ए प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल 65 है। उसके बाद आर्टिकल 66 है। आर्टिकल 66 है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उसका आता है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, एक चीज और आपने देखा होगा कि यहाँ पे अभी तक इम्पीचमेंट कह ले या रिमूवल कह ले, तो वाइस प्रेसिडेंट के अलग से हटाने को लेके कोई आर्टिकल नहीं आया। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हाँ वाइस प्रेसिडेंट कैसे हटते हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको उसको काफी ध्यान से देखना होगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने को लेके ऐसा कुछ अलग से आर्टिकल, एक तो सिंपली आर्टिकल 67 है इनके रिमूवल का, शायद मैंने यहाँ मेंशन भी किया होगा। रिमूवल में आर्टिकल 67 मैंने मेंशन भी किया है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 67 नहीं याद रखेंगे, आपको ये ध्यान देना होगा सबसे पहले कि वो कैसे रिजोल्यूशन ला के हटाने की बात की जा रही है क्वेश्चन में, या फिर जब उनका इलेक्शन वाइड हो जाता है तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाने की बात की जा रही है, किसी भी कारण से अगर उनका इलेक्शन वाइड हो जाता है। तो वैसे केस में जब उनका इलेक्शन वाइड हो जाएगा, तब आर्टिकल 71 जब आप पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग भी वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो सब ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। ये नहीं कि हाँ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 67 रिमूवल में, तो आप सीधे आर्टिकल 67 करके आ जाएंगे कि हाँ सर ने बताया था कि आर्टिकल 67 में वाइस प्रेसिडेंट हटते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप वहाँ पे ध्यान, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद आर्टिकल 69 ओथ ऑफ ऑर्डिनेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 है मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मैंने बताया भी अभी कि आर्टिकल 71 में अगर उनके इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं वो आते हैं। तो आर्टिकल 71 में भी रिमूवल का है और आर्टिकल 67 में भी है। ओके, उसके बाद अब हम आएंगे प्राइम मिनिस्टर पे। तो प्राइम मिनिस्टर में क्या है देखते हैं। सबसे पहले मैंने कल भी बताया था कि जो भी डिसीजन होते हैं, तो ऐसे कहने के लिए तो प्रेसिडेंट के नाम से ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं, सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम से ही हमारे कंट्री में होता है। लेकिन मैंने बताया था कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं। जो भी पावर होता है वो सेंट्रल मिनिस्टर के हाथ में होता है, और सेंट्रल मिनिस्टर को हेड कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। तो अब हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या फंक्शन है। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ये तो सबको पता ही होता है कि हाँ सेंट्रल मिनिस्टर के साथ वो काम करते हैं और वो मिनिस्टर के हेड होते हैं। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया, और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन है सिर्फ उतना ही मैंने थोड़ा सा लिखा है। तो आइए देखते हैं क्या क्या फंक्शन है। हाँ, सबसे पहले आर्टिकल 75 हम देखेंगे। आर्टिकल 75 में मैंने अलग से यहाँ इसलिए लिखा है, सबसे ऊपर ही एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आर्टिकल 75 ओनली सेज, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना अभी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का अलग अलग आर्टिकल होता है, मतलब इन लोगों के लिए अलग से आर्टिकल दिया गया है। तो ठीक वैसे ही जजेस से भी रिलेटेड कुछ कुछ स्पेशल अलग से आर्टिकल दिए गए हैं। तो इनके लिए प्राइम मिनिस्टर का कोई अलग से ऐसा आर्टिकल नहीं है कि हाँ जैसे इनके लिए आर्टिकल 52 है, 62 है, तो आर्टिकल 74 या कुछ ये प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल हो गया। इनके लिए ऐसा कुछ अलग से आर्टिकल नहीं है। इनके लिए बस आर्टिकल 75 में एक लाइन लिखा गया है, इसलिए आर्टिकल को नीचे डिटेल में भी लिख दिया है सारे आर्टिकल को, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये आर्टिकल 75 में बस इनके लिए एक लाइन लिखा गया है कि आर्टिकल 75 ओनली स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उसका दिया मैंने मेंशन नहीं किया, नो एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर। यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दिया गया कि हम प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ओके, आर्टिकल 75 में और भी क्या क्या वो हम नीचे देंगे। आर्टिकल 75 ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग से
प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल है, ये आप ध्यान रखेंगे। मैंने यहाँ प्राइम मिनिस्टर के जस्ट बाद आर्टिकल 75 मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आर्टिकल 75 प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सम पावर्स एंड फंक्शंस, तो उनके क्या क्या पावर्स एंड फंक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे जी, जैसा ही कल मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट क्या क्या करते हैं, तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करते हैं, जो भी चेयरमैन और मेंबर होते हैं यूपीएससी को उनको अपॉइंट करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। अच्छा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे आपको पढ़ाया भी जाएगा। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सबों से रिलेटेड आर्टिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सीएजी हो गया, सीएजी का आर्टिकल 148 है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का आर्टिकल आपको 315 है, इलेक्शन कमिश्नर का 324 होगा। तो ऐसे कर करके, या फिर आपको नीति आयोग से रिलेटेड आर्टिकल, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको आगे बताया भी जाएगा और मैं लिस्ट भी दे दूंगा इन सबों के। तो उसके बाद आते हैं ही चेयरमैन ऑफ नीति आयोग नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, वो नीति आयोग के भी चेयरमैन होते हैं। जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, नीति आयोग पहले था प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, योजना आयोग, जो कि मतलब प्लान करती है कि हाँ कैसे कैसे देश के लिए क्या क्या प्लानिंग किया जाए, क्या क्या डिसीजन लिए जाएंगे। तो नीति आयोग का टॉपिक मैं आपको अलग से भी आगे बताऊंगा, फिलहाल ऐसे बस शॉर्ट में बता देता हूँ कि नीति आयोग में क्या है कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नीति आयोग के चेयरमैन वही बनेंगे ऑटोमेटिक। ठीक रहता है जैसे वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वही आपको राज्यसभा के चेयरमैन बनेंगे, वैसे ही है कि नीति आयोग के चेयरमैन, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे वही बनेंगे। नीति आयोग से भी जनरली क्वेश्चन आते हैं, नीति आयोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे आपको बताया जाएगा। उसके बाद है चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, कि वो यूनियन गवर्नमेंट जो होती है उसके चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं। तो इसमें तो वैसा कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर। जैसा कि मैं बाकी अदर में मेंशन करता हूँ आर्टिकल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल्स ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन आप देखिएगा यहाँ लैंग्वेज चेंज किया मैंने ये नहीं लिखा है आर्टिकल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मैंने यहाँ क्या लिखा है इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का स्पेशली कोई एक आर्टिकल नहीं है। इन्हीं सब आर्टिकल में बहुत बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई है, प्राइम मिनिस्टर की बात की गई है। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या आर्टिकल है इन सबको डिटेल में। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड to aid and advise the president who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice. However, the president may require the council of ministers to reconsider such advice and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. तो ये कुल मिला के इतना कहता है, शॉर्ट में आप समझिए कि ये आर्टिकल ये कह रहा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जैसा ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जिसका काम ये होता है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे किसी मैटर में, ठीक है, उनके फंक्शन को अप्लाई करने में या इम्प्लीमेंट करने में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर का ये काम होता है प्रेसिडेंट को एडवाइस का। वैसे जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो मेन सारा काम होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, लेकिन सब कुछ होता है प्रेसिडेंट के नाम से। तो वैसे ही ये बस कहने के लिए कि हाँ ये लोग एड एंड एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को, बट एक्चुअल में ये होता है कि जो भी डिसीजन होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर मिल लेते हैं। अभी मिनिस्टर भी मैं बताऊंगा, तो मिनिस्टर में कौन कौन से मिनिस्टर आते हैं वो बताऊंगा। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो ये लोग जो डिसीजन लेते हैं वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है या फिर उन्हें बताया जाता है, और उसमें वो प्रेसिडेंट को जनरली करना ही होता है। बहुत कम ही ऐसे ये होता है कि जिसमें वो प्रेसिडेंट उन चीजों को रिजेक्ट करता है। जैसे कि जब भी कोई चीज स्पेशल मेजोरिटी से पास करके अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में क्या है कि अगर वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा जाए, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास भेजा जाए, तो प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, उनको उस पर साइन करना ही होगा जब भी वो स्पेशल मेजोरिटी से फाइनली पास होके आएगा। तो उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 75 पे। आर्टिकल 75 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 75 ये कहता है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, the prime minister shall be appointed by the president and the other ministers
ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ ऊपर में भी आपको बताया था कि आर्टिकल 75 मैंने बस इसलिए मेंशन कर दिया कि हाँ इसमें प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की बात की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया। ये तो सबको पता है कि हाँ जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है वो जिसको सपोर्ट करके वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, लेकिन हाँ किसी के नाम से तो लिया जाएगा ना कि हाँ ये सबसे हायर पोस्ट है कंट्री का, तो उनके नाम से लिए जाते हैं और वो मेंशन किया हुआ है कि से दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो वही चीज आर्टिकल 75 में डिटेल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बट यहाँ क्या आ जाता है कि जब भी अदर मिनिस्टर की बात की जाएगी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आपने क्या देखा आर्टिकल 74 में भी क्या था कि हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो फाइनली मतलब ये होता है रियल में कि हाँ जो ये लोग बोलते हैं उसी के अनुसार प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं या करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब जैसे सेंट्रल मिनिस्टर की बात की जाए तो सेंट्रल मिनिस्टर क्या होता है कि सेंट्रल मिनिस्टर में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो सेंट्रल मिनिस्टर भी 3 होते हैं। आपको कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसमें कि जो मेन होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो अगर हम सेंट्रल मिनिस्टर की बात करें तो सेंट्रल मिनिस्टर की बात करें तो क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से लाइन पढ़ रहा हूँ। द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अदर मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट तो किए जाएंगे लेकिन किसके सलाह पे, तो जो प्रधानमंत्री होगा उसके सलाह पे अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, उसका जाता है द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसका तीसरा लाइन आता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपुल। ये मैंने पहले भी बताया था कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो हाउस ऑफ द पीपुल टर्म यहाँ पे यूज किया गया। ये आपको लोकसभा के लिए किया गया है। मैंने भी बताया भी था कि हाँ पीपुल्स हाउस भी बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपुल भी बोलते हैं लोकसभा को, और राज्यसभा को क्या क्या बोलते हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं, और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, पीपुल्स हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपुल भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 78 पे। आर्टिकल 78 क्या कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कि हाँ ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट करना कि जो भी डिसीजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट करेंगे जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन होंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे, प्रोपोजल होंगे लेजिस्लेशन से रिलेटेड, तो ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 78 में। ठीक है, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रोपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। कि हाँ इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है उनको इम्प्लीमेंट वगैरह करने के लिए प्रेसिडेंट इन्हें बुला सकते हैं या फिर इनकी सलाह ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच ए डिसीजन हैज बीन टेकन बाय ए मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। यहाँ क्या है, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द, अगर प्रेसिडेंट को जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन एनी मैसेज ऑन विच ए डिसीजन हैज बीन टेकन बाय ए मिनिस्टर, कि जिसपे किसी मिनिस्टर के द्वारा ये किया गया है, मतलब डिसीजन लिया गया है लेकिन अभी कंसीडर नहीं किया गया काउंसिल के द्वारा। तो ये सब कुछ आपको आर्टिकल 78 में है। ओके, अब हम आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी मैंने बताया जैसे प्राइम मिनिस्टर है वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी ऐसा कुछ अलग से ये तो नहीं दिया गया, लेकिन अभी आपने ऊपर आर्टिकल 74 भी डिटेल में पढ़ा था। आर्टिकल 74 एक बार हम फिर से देख लेते हैं। आर्टिकल 74 में यह है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। तो जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 75 में क्लियरली कहीं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं की गई है, ये स्पेशली प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल नहीं है। वैसे ही आर्टिकल 74 में भी बस ऐसे ही एक लाइन लिखा हुआ है कि हाँ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ हमेशा होगा, जो कि प्रेसिडेंट को सलाह देगा। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल 74 में लिखा गया, इसलिए मैंने ये आर्टिकल 74 अलग से लिखा है। आर्टिकल 74 क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। बट रियलिटी क्या है कि रियलिटी में जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के पास होता है और प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है। उसके बाद आते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। अभी मैंने बताया भी था
कि कौन कौन से मिनिस्टर होते हैं। तो एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, दूसरा स्टेट मिनिस्टर होता है, तीसरा डिप्टी मिनिस्टर होता है। जैसे कि कैबिनेट में आप हमेशा देखिएगा 15 से 20 लोग होते हैं, अभी अप्रॉक्स 24 लोग होंगे। तो कैबिनेट में क्या होता है कि जब भी आप देखिएगा तो एक आप सुनिएगा कि ये हमारे होम मिनिस्टर है, जैसे अमित शाह जी अभी हमारे होम मिनिस्टर है, लेकिन आप एक सुनिएगा कि ये स्टेट मिनिस्टर है, या फिर ये सुनिएगा ये डिप्टी मिनिस्टर है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जैसे कोई मंत्रालय काफी बड़ा होता है, उसको एक आदमी अकेले नहीं दे सकता है, तो उनके हेल्प के लिए, तो उनके सहायता के लिए उनके साथ और भी, जैसे हमारे डिप्टी स्टेट मिनिस्टर जो है वो आपको गृह राज्य मंत्री, ये किरण रिजिजू हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब गृह मंत्रालय से रिलेटेड कोई न्यूज आता है तो उसमें किरण रिजिजू जी भी बोलते हैं। तो वैसे ही है कि सबसे पहले आता है कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद आपको स्टेट मिनिस्टर होता है और डिप्टी मिनिस्टर होता है। लेकिन जो मेन सबसे पावरफुल मिनिस्टर कह सकते हैं आप लोकल लैंग्वेज में, वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो मेनली मीटिंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर किसी भी डिसीजन को लेने का या फिर कुछ भी पास करने का। तो वो सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर के साथ ही मीटिंग की जाती है। उसके बाद क्या है, इट कैन बी 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। यहाँ पे एक चीज और आपको देखना होगा कि जो मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा से भी होते हैं, राज्यसभा से भी होते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। कि हाँ, मिनिस्टर दोनों जगह से तो होते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री का लिमिटेशन है कि हाँ वो कितने लोगों को मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ एक अमेंडमेंट हुआ था 91st अमेंडमेंट 2003, नीचे मैंने मेंशन भी किया है। तो वो अमेंडमेंट ये कहता है कि लोकसभा में आपकी जितनी भी सीटें होंगी, जैसे कि लोकसभा में हमारी टोटल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 552 सीटें हैं। उसके बाद क्या है कि आपको 552 सीटें हैं, जिसमें से कि अभी करंट में 545 सीट था। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं, अभी लोकसभा की बात हो रही है तो कल मैंने एक पॉइंट बताया था इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड वाला, जब मैं प्रेसिडेंट का बता रहा था तो मैंने वहां पे बताया था कि आपको एंग्लो इंडियन होते हैं, जो कि जिनकी संख्या 2 होती है लोकसभा में। तो उससे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर किसी ने 104th अमेंडमेंट पढ़ा होगा तो 2014 तक जो हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय तक एंग्लो इंडियन एमपी थे हमारे यहाँ। लेकिन अभी जनवरी 2020 में 104th अमेंडमेंट में ये किया गया है कि जो 2 एंग्लो इंडियन लोगों का ये था कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, उन्हें ये डायरेक्ट उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता था, तो वो सीट खत्म कर दिया गया है। 104th अमेंडमेंट में जो SC ST एमपीज के लिए जो 70 साल तक का ये था उसको बढ़ा के 80 साल किया गया है। मतलब उनका जो SC ST के लिए जो रिजर्व सीटें होती हैं उनको 10 साल और बढ़ाया गया है 104th अमेंडमेंट में। और साथ ही साथ ये किया गया है कि आपको जो एंग्लो इंडियन के सीट होते थे, जो पहले हमारा 545 था, तो उसकी जगह अब 543 सीट रह गया है करंट में हमारे लोकसभा में। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये अभी जस्ट जनवरी 2020 में चेंज हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 104th अमेंडमेंट में ये चीज चेंज हो चुका है। जो एंग्लो इंडियन के सीट का जो सीट था 2, वो खत्म कर दिया गया है। तो अभी हमारे जो भी 543 मेंबर बचे हुए हैं, ठीक है, तो जो भी 543 मेंबर हैं वो सारे के सारे लोकसभा में अभी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही हैं। उसके बाद रही बात की, फिर मैंने आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड क्यों लिखा है, तो चूंकि सारे बुक में अभी तक ऐसा ही लिखा हुआ है इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, लेकिन अब आगे अभी हो सकता है कुछ हो, या फिर शायद अब हो सकता है ऐसे ही कंटिन्यू हो कि हाँ सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड लोग ही रहे। तो ठीक है, आपको जब भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज आता है, तो आपको लैंग्वेज ध्यान से आप देखिए कि लैंग्वेज क्या बोल रहा है, वो किसी लेटेस्ट चेंज को लेकर क्वेश्चन पूछा है या क्या पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन टिक करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि अब जो है नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में रह गए हैं। लोकसभा में जो 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुए करते थे एंग्लो इंडियन, उनकी सीट को खत्म कर दिया गया है। जो करंट, बहुत सारे लोगों ने अगर जीके पढ़ा होगा तो याद किया होगा कि हाँ लोकसभा में टोटल 552 सीटें होती हैं, 545 अभी करंट में सीटें हैं। तो आप उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लें कि 545 सीटें जो थी वो घट के 543 हो गई है। टोटल नंबर ऑफ सीटें 552 थी, 552 रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन अभी करंट में, पहले भी करंट में जैसे 7 सीटों को अभी ये नहीं किया गया था, 545 सीटें थी तो अब उनको घटा के 543 कर दिया गया। ये आप ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है, आपको ठीक वैसे ही जब बात राज्यसभा की जाती है तो राज्यसभा में भी आपको 250 सीटें हैं।
राज्यसभा में 250 सीटें हैं, लेकिन जैसे लोकसभा में सारे सीटों का यूज नहीं किया गया है, वैसे ही राज्यसभा में भी आपको 245 सीटें अभी करंट में है। जब भी ये पूछा जाएगा कि करंट में अभी राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 245 है। वैसे मैं कल लोकसभा राज्यसभा अलग से ही बताऊंगा, तो इस नोट्स में तो वो नहीं मेंशन है, लेकिन अभी टॉपिक आ गया तो मैंने बता दिया, क्योंकि वो टोटली इससे ही रिलेटेड है। तो राज्यसभा में क्या है कि जैसे इसमें 2 एंग्लो इंडियन थे सिर्फ, तो राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में आपको 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। 12 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन आप मत समझ लीजिएगा, 12 नॉमिनेटेड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, जिन्हें डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, आर्ट से, लिटरेचर से, स्पोर्ट्स से। जैसे कि बहुत बार आप देखिएगा कि किसी फेमस प्लेयर को या किसी फेमस आर्टिस्ट को राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा। तो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 12 है। टोटल सीटें राज्यसभा में कितनी है? तो टोटल सीटें राज्यसभा में 245 है, जिसमें से नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हैं? 12 हैं। ये जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हर एक साल गैप करके जरूर आता है। वैसे ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, जिन्होंने पॉलिटी पहले से पढ़ रखा होगा, लेकिन ये किसी भी नए बच्चे के लिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा ही जाता है। तो राज्यसभा में ऐसे आपको टोटल 245 है, जिसमें से इलेक्टेड 233 होते हैं, और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। ओके, उसके बाद हम वापस आते हैं अब अपने टॉपिक पे। ये क्या कहता है कि जो लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ होगा, उसका जो 15% होगा, जैसे अगर मान लीजिए 500 है, तो 500 का 15% हो गया आपको 75। तो ठीक वैसे ही जो 15% होगा, सिर्फ उतने ही टोटल मेंबर हो सकते हैं ये आपके मिनिस्ट्री में, इंक्लूडिंग पीएम। यह मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है, इंक्लूडिंग पीएम। पीएम को इंक्लूड करने के बाद ऐसा नहीं है कि, एक ये भी ध्यान रखना होता है कि जो हमारा जो 15% का अलाउ किया गया है रूल में, तो वो इंक्लूडिंग पीएम है या पीएम के बाद उतने होने चाहिए? तो नहीं, पीएम को इंक्लूड करके जो भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको इंक्लूड करके टोटल मिनिस्टर कितने होने चाहिए? तो टोटल मिनिस्टर सिर्फ 15% ही हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड मेंबर फ्रॉम बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। हाँ, ये तो है कि हाँ, लोकसभा के जितने सांसद होंगे उनका 15% सीट ही मंत्रालय को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और क्या है, यहाँ मैंने ऊपर में लिखा भी है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, लेकिन जो मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स मिला के मिनिस्टर उतने ही होंगे सिर्फ जितने लोकसभा के होंगे। जैसे बहुत बार आप देखेंगे कि कोई एमपी ऐसा होता है कि वो इलेक्शन हार जाता है, फिर भी उसको राज्यसभा से सांसद बना के लाया जाता है, उसके बाद फिर उसको मंत्रालय में दिया जाता है। तो राज्यसभा के जो एमपी है वो भी मिनिस्ट्री ले सकते हैं, लेकिन ये फाइनली 15% का जो लिमिटेशन है इसको एक्सीड नहीं करेंगे। और ये बात कौन से अमेंडमेंट में की गई थी? तो 91st अमेंडमेंट 2003 में ये बात कही गई थी कि मैक्सिमम 15% ही होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने लिखा है इन स्टेट नॉट लेस देन 12। इसका मतलब क्या है? तो इस पे अब हम आते हैं। तो स्टेट में क्या होता है कि इसका मतलब सबसे पहले तो यही बता देता हूँ। इसका मतलब यह है कि जैसे जो छोटे छोटे स्टेट हैं, गोवा है, सिक्किम है, मिजोरम है, मणिपुर है, तो इन सब स्टेट में क्या है कि आपको मिनिमम ये परसेंटेज नहीं है, याद रखेंगे। ये मैक्सिमम जो मैंने इनके केस में बताया, सेंटर के केस में ये परसेंटेज था, 15% था। ये जो 12 है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ परसेंटेज मिस हो गया, ये नंबर है। ठीक है, नॉट लेस देन 12, ये परसेंटेज नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये नंबर है। मतलब उनकी संख्या जो है 12 से कम नहीं होगी। मतलब कितना भी छोटा मिनिस्ट्री होगा तो वो सीएम वगैरह सबको इंक्लूड करने के बाद मिनिमम 12 लोगों का मिनिस्ट्री होना चाहिए। नॉट लेस देन 12 यहाँ पे इसी के लिए लिखा गया है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको परसेंटेज मत समझिएगा, क्योंकि जब आप स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में भी ठीक वैसा ही है 91st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, कि स्टेट में भी, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, आपको जो मिनिस्ट्री होगी वो 15% होगी। वहां की स्टेट असेंबली में जितनी भी सीटें होंगी उसका जो 15% होगा सिर्फ और सिर्फ उतना ही होगा। ये चीज स्टेट में और सेंटर में दोनों जगह सेम है। तो इसलिए ऐसा कुछ मत सोचिए कि हाँ स्टेट में क्या होगा। चलिए सेंटर की तो बात हो गई 15%, स्टेट के केस में क्या होने वाला है, तो नहीं, स्टेट और सेंटर दोनों जगह ये सेम है। और ये स्पेशली छोटे स्टेट्स में 12 से कम नहीं हो सकते, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है इन स्टेट नॉट लेस देन 12। अब आते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट एक ऐसा टर्म है जो कि बहुत कम लोगों ने सुना होगा, और ये टर्म जल्दी आपको कहीं न्यूज वगैरह में भी सुनने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? तो किचन कैबिनेट देखते हैं क्या है। किचन कैबिनेट, सम इंपॉर्टेंट मिनिस्टर
एमपी ऑफिसर, ठीक है। किचन कैबिनेट जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ आप देखिएगा ये इट कैन बी 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ वाले लाइन के जस्ट नीचे मैंने लिखा है। सबसे ऊपर कौन होते हैं? पीएम होते हैं। उसके बाद फिर कौन आते हैं? ये मैं ड्रॉ यहाँ पे नहीं कर पा रहा था तो इसलिए मैंने डैश डैश करके लिख दिया है। सबसे ऊपर कौन होते हैं मिनिस्ट्री में? तो पीएम होते हैं, क्योंकि पीएम भी तो एक मिनिस्टर ही है ना, प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है उनको। पीएम होते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, तो ऐसे करके कुछ जो बड़ी मिनिस्ट्री होती हैं उनके चार्ज में कैबिनेट मिनिस्टर को रखा जाता है। उसके बाद फिर उनमें से छोटी छोटी और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो उसमें स्टेट मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? तो पीएम आता है। उसके बाद क्या आते हैं? तो कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब उसके बाद और जो भी अदर मिनिस्टर रह जाते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि सबसे पहले पीएम, उसके बाद कैबिनेट, उसके बाद अदर स्टेट मिनिस्टर्स एंड डिप्टी मिनिस्टर, ये उनके सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? हाँ, हम बात कर रहे थे किचन कैबिनेट की। किचन कैबिनेट क्या होता है? तो किचन कैबिनेट ऐसा कुछ जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री है कि हाँ ये ऑफिशियली दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कैबिनेट मिनिस्ट्री बैठती है, तो उसके बाद फिर डिसीजन लिए जाते हैं। जो भी डिसीजन होता है पहले ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, उसके बाद फिर अदर मिनिस्टर्स के पास जाता है, उसके बाद फिर बिल लाया जाता है। तो वैसे ही किचन कैबिनेट क्या है? तो किचन कैबिनेट जो है ये एक इनफॉर्मल बॉडी है। ये आपको इंदिरा गांधी के सरकार के टाइम ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक अपना ग्रुप बना रखा था। जैसे कि आप नॉर्मली देखिएगा हर किसी का, दोस्तों का, किसी का अगर कोई स्पोर्ट्स मैन है तो उसका खेलने वालों का, अगर कोई जिम जाता है तो जिम जाने वालों का एक ग्रुप होता है। तो ठीक वैसे ही लीडर्स के केस में भी होता है कि किचन कैबिनेट क्या होता है कि किचन कैबिनेट में ऐसा नहीं है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर मैंने बताया कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किचन कैबिनेट में सारे कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे। किचन कैबिनेट क्या है? ये एक इनफॉर्मल बॉडी है, इसका ऑफिशियली कहीं कोई मेंशन नहीं है। किचन कैबिनेट में क्या होता है कि सम इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो भी प्राइम मिनिस्टर को लगे कि हाँ, जैसे प्राइम मिनिस्टर जिस मिनिस्टर को भी क्लोज समझते हैं, जैसे कि हाँ आज अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, लेकिन ये सबको पता है कि अमित शाह और मोदी दोनों एक दूसरे काफी करीबी है या फिर उनके संबंध अच्छे हैं। तो ठीक वैसे ही ऐसा नहीं है कि जब किचन कैबिनेट की बात की जाएगी तो किचन कैबिनेट में हम ये समझेंगे कि कैबिनेट मिनिस्ट्री के सारे मिनिस्टर इन्वॉल्व हो। किचन कैबिनेट में वो किसी को भी रख सकता है, वो चाहे मिनिस्टर हो या ना हो। किचन कैबिनेट में सम इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, एमपी, वो किसी अदर एमपी को भी रख सकता है, अगर वो मिनिस्ट्री के चार्ज में ना हो फिर भी रख सकता है। और कोई भी ऑफिसर जो कि उसको लगे कि हाँ किसी डिसीजन को लेने में इस ऑफिसर का जरूरत है, ये ऑफिसर हमें सलाह दे सकते हैं। तो किचन कैबिनेट पूरी तरह से की इनफॉर्मल बॉडी है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर अपने इच्छा के अनुसार किसी को भी इन्वॉल्व कर सकता है। बस यहीं पे आज हम खत्म करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक बात और आती है कि जैसे ये तो टर्म है कि हाँ प्रेसिडेंट के रिमूवल के केस में क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के केस में क्या होता है। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट में मैंने आपको वो अभी तक नहीं बताया कि जैसे, एक मिनट स्क्रीन स्टॉप कर तू पहले। ये पीडीएफ मैं आपको भेज भी दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। हाँ, तो प्रेसिडेंट के केस में तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी वैकेंट नहीं रहेगा। तो ठीक वैसे ही अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट के केस में और प्राइम मिनिस्टर के केस में, क्योंकि इनके ऑफिस की अभी तक हमने बात नहीं की कि इनका ऑफिस वैकेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर ऑफिस वैकेंट होता है तो क्या होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में जब भी ऐसा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होगा, तो जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, ठीक वैसे ही ये आपको राज्यसभा में भी चेयरमैन जो होते हैं वो तो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। उसके बाद जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, तो जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट अपने जगह से हटेंगे किसी भी कारणवश, अगर सडनली उनका डेथ हो जाता है या फिर ऐसा कुछ होता है, तो जब तक इलेक्शन होंगे तब तक के लिए राज्यसभा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि राज्यसभा की कार्रवाई कभी रुकती नहीं है, वो कंटिन्यूअसली चलती है। उसमें 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद मैं कहा था, हाँ इनके केस में क्या होगा कि जब आपको वाइस प्रेसिडेंट का कभी सडनली डेथ हो जाता है या फिर वैसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है या फिर हो सकता है उनका इलेक्शन वाइड हो जाए तो ऑफिस वैकेंट हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, जैसे लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, ठीक वैसे ही
आपको राज्यसभा के केस में जो डिप्टी चेयरमैन होंगे वो चेयरमैन के रोल में आ जाएंगे, जैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। आज तक आपने ये तो सुना होगा कि हाँ प्राइम प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होता है तो क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट का मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस अगर सडनली वैकेंट हो जाए तो क्या होता है। तो प्राइम मिनिस्टर के केस में जैसे बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है कि हाँ चीफ मिनिस्टर जैसे ही सरकार गिरती है फिर जल्दी जल्दी बहुत सारी पार्टियां क्या करती हैं, पार्टियों को जोड़ जोड़ के, जैसे ही महाराष्ट्र के केस में होता है, बहुत सारे केसेज में होता है, तो बहुत सारी पार्टियां क्या करती हैं, पार्टियों को जोड़ जोड़ के एमपी एमएलए लाके या फिर ये कह सकते हैं खरीद के जल्दी से सरकार बना लेती है। तो ठीक वैसे ही प्राइम मिनिस्टर के केस में भी तो जनरली वही होता है, सरकार अगर बाई चांस गिरती है तो सरकार बना ली जाती है। लेकिन आज तक प्राइम मिनिस्टर के केस में 2 बार ऐसा हुआ था, जब एक बार नेहरू जी की डेथ हुई थी और जब एक बार लाल बहादुर शास्त्री की अचानक से डेथ हुई थी। तो फिर अगर बाई चांस पूछता है कि एक्टिंग, जैसे आपने एक्टिंग प्रेसिडेंट टर्म तो काफी बार सुन लिया मैंने पढ़ाया तो, लेकिन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर आपने बहुत से लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। तो ठीक वैसे ही प्राइम मिनिस्टर के केस में क्या होता है, ये आज तक हमारे इतिहास में सिर्फ 2 बार ही हुआ है। एक बार जब नेहरू जी की डेथ हुई थी और एक बार जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। उसी समय दोनों बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो थे वो गुलजारी लाल नंदा रहे थे, ठीक है। दोनों के डेथ के टाइम एक ही आदमी रहे थे, गुलजारी लाल नंदा। बस यही आज हम इसको खत्म करेंगे। सर कैन स्टेट मिनिस्टर वर्क एज कैबिनेट मिनिस्टर इन एब्सेंस। स्टेट मिनिस्टर का मेनली जो अगर उसकी ड्यूटी की बात करें तो स्टेट मिनिस्टर का ड्यूटी होता है कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करना। उसके एब्सेंस में अगर कैबिनेट मिनिस्टर अलाउ करे तो वो रोल प्ले कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई अलग से जैसे इनके लिए प्रोविजन है प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कि हाँ अलग से आर्टिकल है कि ही कैन एक्ट ऑन द प्लेस हिम। तो हाँ ठीक है, वैसे ही ये भी एक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए अलग से ऐसा कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है या फिर ऐसा कुछ अलग से नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं। ओके। प्रेजेंट डिप्टी चेयरमैन का नाम मुझे भी नहीं याद है। प्रेजेंट डिप्टी चेयरमैन का नाम आप गूगल कर लें, प्रेजेंट डिप्टी चेयरमैन। फिर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम आपको याद करने होंगे, मैंने कल भी बताया था। खैर लास्ट में मैं ट्राई करूंगा आपको लिस्ट प्रोवाइड करने की। सर इफ एनी वाइस प्रेसिडेंट डू एनी ऑफेंस देन ही विल बी रिमूव्ड और नॉट, इफ रिमूव्ड देन हाउ। तो मैंने वाइस प्रेसिडेंट का भी बताया तो कि वाइस प्रेसिडेंट का जो है उस अगर वो कुछ ऑफेंस करता है तो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफेंस के केस में जब ये ऑफिशियली चार्ज में होते हैं उस समय तो एकदम से एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर आप बात करेंगे रिमूवल की, एकदम से जो ऑफेंसेज की बात, एक बार मैं अलग से ऑफेंसेज का बताऊंगा कि प्रेसिडेंट के केस में क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होगा, क्योंकि ऑफेंस एक पूरा अलग से टॉपिक है। कि जैसे एमपी के केस में होता है कि जब वो चार्ज में रहे तो उसका कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है कि इतने दिनों के अंदर उनको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे कुछ रूल्स हैं, मैं आपको अलग से बता भी दूंगा। हाँ, अब अगर बात करें उनके रिमूवल की, उन्हें हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल हटाया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैंने बताया भी कि अलग से प्रेसिडेंट की तरफ वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कोई भी इम्पीचमेंट लाने की जरूरत नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट को एक सिंपल डिसोल्यूशन से हटाया जा सकता है। सिंपल डिसोल्यूशन का मतलब आप ये मत समझिएगा कि आपको राज्यसभा से भी सिंपली हटाया जा सकता है। राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से हटाया जाएगा और आपको लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से। इफ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर डाइज सडनली व्हाट विल हैपन। ऐसा हाँ, अब हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की, काफी अच्छा क्वेश्चन है पर। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी ऐसा कुछ अलग से स्पेशली दिया नहीं गया है। जनरली तो लोग ये करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि आप देखिए जैसे ही सरकार गिरता है बहुत सारे स्टेट में तो क्या होता है, जल्दी जल्दी किसी और को आगे करके सरकार बना ली जाती है। लेकिन आज तक डेथ के केस में 2 बार ऐसा हुआ था कि जब डेथ हुआ था तो जाड़ीलाल नंदा जी को बनाया गया था। तो मे बी हो सकता है ये डिसीजन आपको प्रेसिडेंट के और कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर ले सकते हो। और एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको बताना था, हाँ, कि ये जो मैंने अभी बताया, चलिए आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे याद भी आ गया, मैं बता देता हूँ। ये जो आपने अभी बताया कि मैंने भी बताया कि गुलजारीलाल नंदा जी को बनाया गया था, तो वो किस बेसिस पे बनाया गया था। तो ठीक वैसे ही जैसे स्पीकर, जैसे जब पहली बार सदन बैठता है लोकसभा का या फिर लोकसभा के केस में, तो जो सबसे सीनियर मोस्ट स्पीकर होते हैं, जैसे कि मैंने जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया था तो उस समय बताया था कि टेम्पोररी आपको इनको किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और उसके बाद फिर 2 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को टेम्पोररी स्पीकर बनाया गया था। 11 दिसंबर को क्या हुआ था, तो टेम्पोररी चेयरमैन बनाया गया था।
जैसे स्पीकर होते हैं ठीक वैसे ही। और 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ठीक वैसे ही इनके केस में भी, जो मैंने गुलजारी लाल नंदा जी का नाम लिया इतनी बार, तो इनके केस में भी वैसा ही हुआ था कि जब लाल बहादुर शास्त्री की और नेहरू जी की डेथ हुई थी, तो उस समय जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर थे, जो जैसे जो अभी आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा, कैबिनेट मिनिस्टर पढ़ा, तो उसमें जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर थे, तो अगर डेथ हो तो उनको प्राइम मिनिस्टर के चार्ज में दिया जा सकता है कि हाँ, अगर सडनली कुछ ऐसा डिसीजन लेना है तो प्राइम मिनिस्टर का सीट वैकेंट रह गया तो उनके जगह पे जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होंगे वो आ जाएंगे। ओके, कंप्लीट रिमेनिंग टेन्योर नो, गुलजारी लाल नंदा ने वो टेन्योर कंप्लीट नहीं किया था, वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहे थे, उसके बाद फिर इलेक्शन हो जाते हैं। फिर इंदिरा गांधी की डेथ के बाद क्यों इलेक्शन करा दिया गया था? इंदिरा गांधी की डेथ के बाद इलेक्शन इसलिए करा दिया गया कि मैंने बताया तो कि आपको ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की तरह कि हाँ अगर इनकी डेथ हो जाए तो ऑफिस वैकेंट नहीं रह सकता, क्योंकि आप देखेंगे सीएम और पीएम का ऑफिस हो कई बार वैकेंट होता है। कई बार ऐसा होता है जैसे महाराष्ट्र के केस में अभी हो रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कौन सीएम बनेगा, ऑफिस काफी टाइम तक वैकेंट रह गया था। तो वैसे ही ये प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करते हैं, इनके लिए वैसा कोई कुछ बाउंड नहीं है और ना ही कोई स्पेसिफिक रूल है। ओके, बाकी मैं अभी आपको पीडीएफ भेज देता हूँ। शशांक जी क्लास खत्म करें।